बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, पहले तारुफ करवाएं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। बहुत सारे हवालों से आपका तारुफ है, बहुत शुक्रिया आपका सर। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर पाकिस्तान के मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत पे बहुत शुक्रिया सर आपका। सना बुच्चा साहिबा भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी ओपिनियन होती है। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अब मेरे ख्याल में पेट्रोल से शुरू कर लेते हैं। आज मैं सबसे पहले जनरल साहब आपके पास इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बुखारी साहब और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये पेट्रोल का बहरान पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया है या ये हर हुकूमत में आता रहा है? हमारा एक अपना छोटा सा एक सहाफ़ती एक्सपीरियंस है मेरा अपना। मैंने पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहरान देखा है और PMLN के दौर में भी देखा है, लेकिन ये इमरान खान साहब हर चीज़ पे इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? और अब यानी नो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है उन्होंने धोखा किया और सबके लाइसेंस कैंसल और उनके खिलाफ जो है तादीबी कार्रवाई। ये कोई जज्बातियत है या हमें कोई नई चीज़ देखने के लिए मिल रही है? जनरल साहब आपसे शुरू करूँ। देखिए, ये बुहरान तो आते रहे हैं हमारे, चूंकि सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हर दफा ही हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कमजोर रहा है और इसमें लीडिंग लाइट्स हैं हमारे पॉलिटिक्स की, उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, उनके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। बहरहाल इशू ये है कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है और हमारे जो हुक्मरान तबका जो कुछ भी कर रहा है, ये कोई तरीका नहीं है मामला को हल करने का। और इसका जिस तरीके से बाकी बुहरानों का भी रहा है, आज तक हमें यह पता नहीं चल सका कि जिम्मेदार कौन थे, उनको सजा क्या मिली और कैसे आगे जाएंगे। और ये लिखा हुआ था दीवार पे कि तेल सस्ता होता जा रहा है कोविड-19 की वजह से और दूसरे मामलों की वजह से। तो इसलिए पाकिस्तान को तेल की इस वक्त जो फराहमी है वो ना सिर्फ ये यकीनी बनानी चाहिए बल्कि उसको बढ़ा देनी चाहिए ताकि स्टोरेज हमारे पास जितनी है वो तो कम से कम हम पूरी करें। फिर वहाँ से सप्लाई आगे पहुँचाना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारी चीज़ें जो उसको देखने के लिए जो लोग हैं, बदकिस्मती से वो लोग खुद भी इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं। हो सकता है मेरी इत्तलात गलत हो, अल्लाह करे गलत हो, लेकिन इमरान साहब के ये बयानात इतने एग्रेसिव हो जाने से मामला हल नहीं होंगे। ये कूल हेडेडली इनको सोच के आगे चलना चाहिए और जो भी जहाँ भी मुलव्वस पाया जाता है उसको सजा तो देना। अभी तक तो हमें गुज़श्ता कई दहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि सजा किसी को मिल नहीं रही। हर एक जो हमारे हुक्मरान तबका है वो हमें ये बता के चला जाता है। बहरहाल जो गरीब गुरबा हैं या जो दूसरे सारिफीन है वो धक्के खाते रहते हैं, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, तेल हो, इस किस्म के दूसरे बहरान हो। तो हम तो खैर बचपन से ये देखते आ रहे हैं। पर और अच्छा, इसमें सर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि CNN तक ने रिपोर्ट किया था पाकिस्तान में तेल के बहरान को बाकायदा, और यानी इतना ज़्यादा भी रहा है माजी में, इमरान खान साहब के दौर में भी आया। अब मैं ये देख रहा हूं कि इमरान खान साहब ने 9 कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। ये क्या तरीका है सर? आपके ख्याल में ये ठीक हुआ, गलत हुआ? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ठीक हुआ है। वो लाइसेंस मनसूख करने से क्या लोगों को पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है? पहले तो उसकी सप्लाई यकीनी बनाए ना, फिर जो भी इसमें जिम्मेदार हैं उसके बाकायदा तहकीक के बाद उनका तयन किया जाए, उनको सजा दी जाए। लाइसेंस मनसूख हुए हैं, कल को दोबारा इनको मिल जाएंगे। इन्हीं के भाई बहन किसी और तरीके से लाइसेंस ले लेंगे। बात आपने बड़ी कमाल की है, लेकिन बड़ी आइडियल बात आपने की है। लेकिन मैं छोटी सी चीज़ इसमें बुखारी साहब से पूछ लूँ। बुखारी साहब, पाकिस्तान के जिस अदालती निज़ाम में जज ने शराब पकड़ी और वो शहद बन गई, आपके ख्याल में वहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी में साबित हो जाएगा कि ये गुनाहगार हैं, या यही ठीक है मारो डंडा इनके सर पे, पेट्रोल नहीं मिल रहा, ये जिम्मेदार है? इमरान, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि आप सेहतियाब हो गए हैं, कोरोना से आपकी जान छूट गई। अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। दूसरी बात यह है कि मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए। मैं ये पेट्रोल का क्राइसिस था क्या, ये अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। ये ऐसा हुआ कि 2 बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो हाई ऑक्टेन की कीमत तय करने का इख्तियार जिनको दे दिया गया। किसने दिया, कैसे दिया, यही वो सबसे खौफनाक बातें हैं। दूसरी बात यह कि जब दुनिया में तेल की कीमत कम हुई और वो इतने नीचे लेवल पर आ गई, तो अब यहां उस माफिया ने ऑपरेट किया कि पीछे से पेट्रोल की जो सिंपल पेट्रोल है उसकी सप्लाई बंद कर दी
और तमाम पेट्रोल पंपों के ऊपर हाई ऑक्टेन बेचा जाता रहा 165 रुपए पर लीटर। जरा तसव्वुर कीजिए, वो पेट्रोल जो अवामुन नास को 70 और 65 के दरमियान मिलना था, उन्हें मजबूर किया गया कि फॉर एटलीस्ट 10 डेज वो 165 रुपए का हाई ऑक्टेन डलवाएं, चाहे वो स्कूटर है। स्कूटर तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन मजबूरी थी, चलाना था उसको। अब ये माफिया कौन है, किसने उन दो कंपनियों को ये इजाजत दी ओगरा से निकाल के? कीमतें तो तेल की ओगरा तय करती है ना, जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हुकूमत के तहत है। तो वो दो आसमान से कौन उतरे जिन्होंने हाई ऑक्टेन की कीमत तय करने का, जिनको इख्तियार और हक दे दिया गया? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमने आटा और चीनी के बहरान को देखा कि इतना शोर मचा, इतनी हाइप क्रिएट हुई सोशल मीडिया के ऊपर भी और नेशनल मीडिया के ऊपर भी। आप देख रहे हैं उसका क्या हो रहा है। इसको आप एहतसाब कहते हैं। लोगों को आपने इल्ज़ामात की बुनियाद पे पहले गिरफ्तार किया, फिर उनकी जमानत नहीं होने दी, और जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट थी कि इन्होंने इतने पैसे फलां जगह कमाए, इतने पैसे सब्सिडी से लिए, उनको अब तक कोई पूछने वाला नहीं। और इतने तमाम मरहलों से गुजारने के बाद, 4 मरहलों से वो रिपोर्ट धुल के आई है, इसके बावजूद उसको 7 दीगर महकमों के सुपुर्द कर दिया गया कि अब आप बाकी टाइम आप लें, और फिर उसके बाद नैब आएगी। ये जो सूरत हाल है, इसने जन्म दिया है इस किस्म के क्राइसिस को। अभी आपके सामने इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस पड़ा हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा माफिया है जिसने बहुत लूटा है आवाम को। तो जब ये इस तरह की बातें होंगी तो फिर इस एहतसाब की क्रेडिबिलिटी से जो है लोगों में बुखारी साहब देखें, लूटा पीपल्स पार्टी के दौर में, लूटा पीपल्स पार्टी के दौर में, पीएमएलएन के दौर में, हिसाब इमरान खान करे। सर ये ज्यादती नहीं है आपके ख्याल में? जिन्होंने लूटा उन्होंने पिछले 10-15 साल में लूटा है ना। सबका करेक्ट, उन सब का एहतसाब होना चाहिए, कोई रियायत नहीं करनी चाहिए, रुथलेसली करना चाहिए कि उनकी नस्लें भी आइंदा तौबा तायब हो जाएं। बट डज दैट मीन कि वो चूंकि उस वक्त नहीं हुआ था या नहीं हो पा रहा है तो अब इनको खुली छुट्टी दे दें कि आप जो मर्जी करें? मेरे ख्याल से ये तो कोई बात ही नहीं है। जिसके दौर में हो रहा है, अगर उसके दौर में एहतसाब हो जाए तो मिसाल कायम हो जाएगी। अच्छा, आपके ख्याल में ये नौ कंपनीज को जो खान साहब लाइसेंस मुअत्तल कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? यानी पहली मर्तबा किसी ताकतवर का लाइसेंस मुअत्तल हो रहा है, बुखारी साहब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन पहले तो हुकूमत अवाम को यह बताए कि उनके साथ हाथ हुआ क्या है, फिर बताए कि किसने किया तो है। अब आप बताएंगे, हुकूमत तो कभी नहीं बताएगी। एक्शन हो जाते हैं ना, इनका पता नहीं चलता। ये तो हुकूमत नहीं बताएगी सर, ये तो बुखारी साहब बताएंगे हमें कि इनके साथ हाथ क्या हुआ है। हमेशा की तरह ये कड़वा घूंट आपको करना पड़ेगा। फाड़ फाड़ के मैं कह सकता हूं, वो तो मैं बताता ही रहता हूं, मेरी जितनी। चले मुझे एक मिनट, मेरी तरफ आमिर लियाकत हुसैन साहब से। आमिर भाई, मामला देखे, हमने ये पहली दफा देखा, बड़ा अप्रिशिएट किया कि जनाब इंक्वायरी हो रही है माफियाज के खिलाफ। फिर हमने देखा कि वो इंक्वायरी के बाद एक और इंक्वायरी हुई, फिर हमने देखा कि उसके बाद इदारों को दे दिया गया, जनाब आप अपना आप काम करें। सर एक छोटी सी गुजारिश की थी खान साहब से कि कम से कम आप चीनी के लिए इंपोर्ट ही खोल दें, या कम से कम जो आप लाइसेंस देते हैं चीनी बनाने का, उसको ही जरा थोड़ा ज्यादा लोगों को दे दें ताकि कंपटीशन हो जाए मार्केट में। अब खान साहब ने बजाय ये करने के फिर इंक्वायरी सर, और अब ये जो तेल वाला मामला है, इसके ऊपर सारी चीजों को जोड़ के देखें तो इस तरह तो बहरानों को अब दावत के बाद दावत देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दोबारा प्रोग्राम करने पर, और वैसे भी आप अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मैं आपके लिए दुआ गो। उसके अलावा तारिक अजीज साहब के इंतकाल पर मैं दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ, क्योंकि मैं अब बड़े अरसे बाद टेलीविज़न पर आप ही के प्रोग्राम पे आया हूँ। तो तारिक अजीज साहब का कल इंतकाल हो गया, बहुत बड़ा खला है जो शायद कभी पूरा ना हो सके। अब जो आपने सवाल किया है, मैं एडिबल ऑयल के अलावा किसी भी किस्म के तेल के इस्तेमाल से मैं नावाकिफ़ हूँ। मैं सिर्फ एडिबल ऑयल को घर में खाना बनाना जानता हूँ, कुकिंग वगैरह। उसके अलावा मैं किसी भी किस्म का तेल कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या होता है, उसके लाइसेंस कैसे दिए जाते हैं, किस तरह होता है, मैं चूंकि वाक़ियत नहीं रखता, ना तजुर्बेकार आदमी हूँ, इससे मैं इस मौजू पर बात कर नहीं सकता। मुझे पता नहीं है कि किस किस्म का तेल है, क्या है, कैसे लाइसेंस मुअत्तल हुए हैं, अगर किए तो क्यों किए। तो चूंकि मैं इसमें ना तजुर्बेकारी है मेरी, मैं इतराफ़ करता हूँ। सर देखिए, मैं आमिर भाई, मैं तेल की तकनीकी सलाहियतों पे बात नहीं कर रहा, या तेल की फॉर्मेशन पे हम आपसे नहीं जानना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि एक तेल नामी एक चीज़ थी जो नायाब हुई, और उस पर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि ये 9 कंपनीज हैं जिन्होंने धोखा दिया हमें, उन्होंने उनके लाइसेंस उड़ा दिए। अब जनरल साहब कह रहे हैं कि इस पर तो पहले तहकीकात होनी चाहिए थी, और तहकीकात में इनको गुनाहगार साबित होना चाहिए था, फिर आप इनको उड़ाते।
तो क्या प्राइम मिनिस्टर का छक्का मारना आपको पसंद आया या गलत किया उन्होंने इस दफा, फिर कोई गलती कर दी दोबारा? आइए हाँ, नहीं ये बात आपकी, देखिए जनरल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म ने कुछ कंपनीज़ के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो उनके सामने आई होगी। इमरान खान हवा में तीर चलाते तो है नहीं, ये बात तो तय है, तो कुछ ना कुछ उनके सामने रिपोर्ट आई होगी, तहकीकाती इदारों ने कुछ ना कुछ पेश किया होगा सामने, जब भी उन्होंने 9 कंपनीज़ के लाइसेंस मुअत्तल किए। मैं यही समझता हूँ। मसनूई बहरान करार दिया है इसको। देखें, जब कोई मसनूई बहरान किसी मुल्क के अंदर आ जाए तो पहला जो बड़ा सवाल उठता है वो उस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उठता है। सना बुच्चा हैं जी हमारे साथ? सना बुच्चा साहब नहीं है। जनरल साहब आप बताएं मुझे कि मसनूई बहरान जब पैदा हो जाए किसी मुल्क के अंदर तो पहली उंगली आप उठाते हैं उन लोगों पे जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद होते हैं। गवर्नमेंट, रियासत, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले इधर शिफ्ट होती है सर। यहां से भी तो किसी एक आधे को निकाला होता होते से जनाब के आप भी फारग हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा था कि जब आप इसकी थोड़ी सरसरी तहकीक भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हुकूमत में बैठे हुए कौन से लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हैं या मिनिस्ट्रियल लेवल पर हैं, इनमें से कौन लोग हैं कि इसमें इन्वॉल्व हैं। आप फिर जब एक्शन लेंगे तो ऑयल कंपनीज के खिलाफ नहीं होगा एक्शन, फिर ये एज ए होल उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने इसको मसनूई बहरान को एक जन्म देने की इजाज़त दी और आज तक ये चल रहा है काम, ये नहीं कि ख़त्म हो गया बहरान अभी। इसलिए मैंने जब कहा था कि भाई इनकी तहकीकात हो जानी चाहिए, और ये तहकीकात कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए हमारे जो मैं छोटा सा सवाल देखें, मुझे आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपसे, आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। जब देखें, ये जो पेट्रोल का बहरान है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में आया और उन्होंने कहा इंक्वायरी करवाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहा गया। पीपल्स पार्टी के दौर में आया, इंक्वायरी करवाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहा गया। ये पहली मरतबा है कि एक माफिया ने मसनूई बहरान पैदा किया और आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं छोड़ूंगा, इनके लाइसेंस मुअत्तल करो सबके। तो इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम किसी बड़े तगड़े माफिया के सामने कोई खड़ा तो हो गया आपका हुक्मरान। देखिए उस हद तक तो आप इमरान खान साहब को जरूर दाद दीजिए कि उन्होंने ये कदम उठाया है, ये हम एक्सेप्ट करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बाकी जगह भी ये काम किया। लेकिन इशू ये है कि जब चीनी का बहरान सामने आया, जैसे बुखारी साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया कि अब उसको हमने फैला दिया है, समेटा नहीं है उसको इसमें। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप बहरानों को फैलाने के बजाय आप समेटना शुरू करें। 3-4 बंदे आपको पता चल जाएंगे कि वो तकरीबन तमाम बहरानों में कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। आप उनको पकड़ लीजिए, उनसे आपको सच उगलवाना भी इतना मुश्किल नहीं होता। जो इतने इतने बड़े पैसों में खेलते हैं उनसे सच उगलवाना को इतना ज़्यादा काम मुश्किल नहीं होता। एक हैरान कुन है हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी होता है। हमें याद है बुखारी साहब भी तकरीबन मेरे हम असरी हैं कि 4 आने चीनी महंगी हुई थी यूब के दौर में, वो आग लगी थी मुल्क में और आज मुल्क में आग लगी हुई है। अवाम कोविड-19 में फंसे हुए हैं, उनको और जो मुश्किलात के अलावा ये मुश्किल उनके सामने पेश कर दी गई है। तो मैं देखिए, आप जब कदम को उठाते हैं उस किस लिए उठाते हैं आप? नंबर 1, जो जिम्मेदार हैं उनको तयन किया जाए, उनको सजा दी जाए। नंबर 2, उस बहरान को तो दूर करें ना आप, जो है उसको दूर करने के लिए कोई एफर्ट्स मुझे अभी तक क्लियरली एफर्ट नजर नहीं आई। लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ने खबर दी है वो ये है कि फौरी तौर पे ये सब अपने कंट्रोल में लेके जितने जखीरे मौजूद हैं, जो इन्होंने जानबूझकर जखीरा किया था और बेच नहीं रहे थे, वो तमाम ज़खायर मार्केट के अंदर फौरी तौर पे बेचे जाएंगे और ये बहरान हम ख़त्म कर देंगे विद इन 1-2 डेज। तो ये अगर तो ऐसा कर देते हैं, स्टे आ जाएगा, इस पे स्टे आ जाएगा, आप यकीन रखिए मेरी बात पे। क्योंकि तो जनरल साहब फिर आप इमरान खान क्या करे सर? देखें, अदालत के दरवाजे पे तो तकड़े नहीं मार सकता जाके सर। यही मैं रो रहा हूँ कि आपने जब कदम उठाना है तो कदम इतना मजबूत होना चाहिए। अप्रिशिएट करते हैं कि इमरान खान साहब ने लाइसेंस मुअत्तल कर दिए हैं, लेकिन कदम इतना मजबूत होना चाहिए कि जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें वो कल को अदालतों से छुट ना पाए। कोई ये स्टे ऑर्डर का जो भी क्वेश्चन जो भी है, इस किस्म का सिस्टम है, वो आगे जाने की जरूरत ही ना लोगों की हो उसमें। तो ये आसान इतना बड़ा, देखिए ये सारा कुछ हमारे मुल्क में पहले भी होता रहा है, अब भी होता है, आगे आंदा भी होता रहेगा। लेकिन कोई किसी एक चीज को एक शरीर से पकड़कर प्राइम मिनिस्टर ने अपने मुंह से कहा कि इंक्वायरीज के ऊपर स्टे आ जाए तो मैं क्या करूं फिर? यानी अब आपके सामने है ना चीजें, अदालत को ये कहना पड़ा कि 70 रुपए की चीनी मिल रही है तो ठीक है स्टे ले लो, अगर नहीं मिल रही तो फिर स्टे भी नहीं है।
यानी अब सिचुएशन ये है कि इमरान खान के भाई या दो ही तो रास्ते होते हैं ना सर। मैं बुखारी साहब आप जरा रहनुमाई फरमाइएगा हमारी, दो रास्ते होते हैं किसी लीडर के बाद, या तो वो चीजें अपने हाथ में ले ले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले और वो ये कहे कि मैं इस माफिया की कमर तोड़ दूंगा, या दूसरा वो होता है कि सिस्टम के हवाले करता जाए, जो एक मुरव्वजा सिस्टम इस मुल्क के अंदर है, चाहे वो अदालतों का है चाहे वो इन्वेस्टिगेशंस का है। दो रास्ते होते हैं, वो सिस्टम को देता है फिर मायूसी होती है, अपने हाथ में लेता है सारे कहते हैं डिक्टेटर बन गया। सर करे क्या? देखिए गुजारिश ये है, मेरी बात को मैं ज़रा थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। जितना कुछ भी मैं अभी तक चीखा चिल्लाया हूँ उसके मद्देनज़र एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इमरान खान साहब जो एहतसाब का नारा लेके आए थे और जेन्युइनली लेके आए थे, ही हिमसेल्फ इज़ ए वेरी ऑनेस्ट पर्सन, कोई उनकी इंटेग्रिटी के बारे में दो राय नहीं हो सकती, लेकिन वो फिजल आउट हो रहा है फॉर लैक ऑफ एक्शन। मैं आपको अब आखिरी मिसाल दे देता हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब चीनी का बहरान इतनी हाइप इख्तियार कर गया था तो फिर लोगों को ECL पर क्यों नहीं डाला? कैसे चला गया जहांगीर तरीन साहब बाहर? जैसे नवाज शरीफ, दैट इज व्हाट इज अंडरमाइनिंग। सर जैसे नवाज शरीफ गया, एक ही बात है, जहांगीर तरीन गया। देखें इमरान पिछले हुकूमतों में कोई एक्शन नहीं हुआ था, वो जस्टिफिकेशन नहीं है इस हुकूमत के एक्शन ना लेने की। प्लीज डोंट प्लीड ए रॉन्ग थिंग। ये मिसालें कायम करेंगे तो लोग इनके गाने गाएंगे। अगर ये भी वही कुछ करेंगे जो पिछले करते रहे तो मुझे बताइए ना फिर व्हाट इज द क्वालिटेटिव डिफरेंस? हाँ नहीं, एक फर्क तो है, एक फर्क तो है बुखारी साहब, आपको एग्री करना पड़ेगा। एक फर्क तो है कि नवाज शरीफ ने अपने किसी जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं करवाई थी, इमरान खान ने अपने जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी करवा दी है। ये फर्क तो है ना सर। सबकी इंक्वायरियां कराते जाएं और उनको बाहर भेजते जाएं। मुझे नहीं समझ में आती कि इस इंक्वायरी को आप क्या कहेंगे। भाई मेरी बात सुन ले आराम से। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो इमरान खान साहब कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो एक्शन ले रहे हैं। नीचे जो उनके लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो जुडिशरी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जरिए यकीनी बनाएं कि ये लोग एस्केप ना कर पाए। आपको सिर्फ 2-3 मिसालें बनानी होती हैं जब आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है कि आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, लोग दहशत के मारे नीचे से करप्शन छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप देखिए, मैं आपको फिर एक क्रूड मिसाल देने लगा, उसकी स्पिरिट को समझिए। चीनी का बुरान आया, ये क्राइसिस किसके दौर में आया? इमरान खान। इंक्वायरी कब की हो रही है? पिछले 10 साल की। तो वो खत्म हो गई ना, वो सारा बढ़ गया, सब कुछ बेकार हो गया। तो आप दूसरों के पुराने बहरान के तलाश में जाएंगे तो अब वालों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं होगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अपने लोगों को बचाने की कोशिश। मेरा इस पे एक आर्गुमेंट सुन लें आपके। चीनी के बहरान में जब इमरान खान पकड़ता है इन सारों को तो ये कहते हैं जनाब ये तो हम बचपन से कर रहे हैं, ये तो हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने तो इससे ज्यादा दिया था, बेनजीर ने, जरदारी साहब ने उससे भी ज्यादा दिया था, तो तुम तो पीनट दे के हमें शोर मचा रहे हो। जिन्होंने इतना ज्यादा दिया था उनको तो पूछो। अब ये जब एक आर्गुमेंट आता है तो फिर क्या करें? रिपोर्ट ये थी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कमीशन की रिपोर्ट ये थी कि पंजाब ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी जो कि गलत थी, इलीगल थी। आप ढूंढने चल पड़े पीछे की 40 साल की। नहीं, लेकिन उसी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि मैं बता रहा हूं, उसी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि PMLN ने अपने दौर में 20 अरब की सब्सिडी दी। अब 20 अरब पे आंखें बंद करके 3 अरब के ऊपर आप शोर मचाएं तो फिर वो तो सर देखें, दोनों देखना पड़ेगा ना। भाई इमरान उस 20 अरब 30 अरब के लिए एक अलग कमीशन बना के उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दीजिए। अपनों के खिलाफ तो एक्शन ले सर। सारी रिपोर्टें अलग अलग हैं, सारी इंक्वायरियां अलग अलग हो रही हैं, आप उसको पढ़ के देख लें। देखें गुजारिश ये है कि जो तो प्रोसेस अब चल रहा है ना जी, मैं एक आखिरी बात कर लूं जनसा, फिर आप आ जाइए। जो तो प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, जब किसी को सजा होगी या जब कोई पकड़ा जाएगा मैं देख लूंगा, मैं भी यहीं पर हूं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। सर ये आप रहिएगा, अगर मैं मरना गया तो मेरा गिरबान जरूर पकड़िए। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि आपको इमरान खान की नाअहली पे इस बात का यकीन है या सिस्टम की कामयाबी पे यकीन है कि सिस्टम किसी भी तगड़े बंदे को फंसने नहीं देगा? भाई साहब वो तो सिस्टम बदलने ही तो आए थे, वो नया पाकिस्तान और क्या था? इनकलाब हमने कहा था कि इनकलाब लाएगा। आमिर जाकिर हुसैन साहब ये जुमला याद रखिएगा, यहां गलती है कि जिस सिस्टम को बदलने आप आए थे उस सिस्टम से डिलीवर करने की कोशिश आपने की। ब्रेक के बाद मैं आपके सामने रखूंगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आमिर जाकिर हुसैन साहब, पहले तो ये जो हमारे यहाँ पे मसला भी चल रहा है इसके ऊपर तो अपनी ओपिनियन जरूर दें आपके। आप आए थे सिस्टम को बदलने के लिए, फिर उसी सिस्टम में बार बार आप टेस्टर लगाते हैं, चीज़ें पकड़ते हैं, उसी सिस्टम में डाल देते हैं।
अब वो सिस्टम नहीं डिलीवर कर रहा था, तभी तो आप आए थे उसको बदलने के लिए। अब उसी सिस्टम पे तकिया करके बैठे हैं। सर कैसे बनेगा फिर नया पाकिस्तान? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि इंतखाबी नारा यही था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, और वो एक पाकिस्तान सबके लिए पाकिस्तान होना चाहिए। पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए सिस्टम बदलना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये जो 9 लाइसेंसेस आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अगर मुअत्तल हुए हैं, या अगर शुगर के मामले की तहकीकात हुई है, या अगर कोई पोर्टल सर्विस बनी है, या अगर गरीबों में पैसे तकसीम किए गए, तो कुछ ना कुछ तो तब्दीली लाने की कोशिश हो रही है। ये तो नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा। आप कहीं ना इंसान नाकाम होता है, कहीं इंसान कामयाब होता है। उसकी नाकामी या कामयाबी का इन्हिसार उसकी नीयत पर होता है। मुझे इमरान खान की नीयत पर कोई शुबा नहीं है, और मुझे उसकी नीयत पर कोई शक भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा वज़ीर आज़म जो है वो ये चाहता है कि वो तब्दील करे निज़ाम, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे रुकावटें हैं। इतना आसान नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है कि आप निज़ाम तब्दील करने आए थे, आपने अब तक नहीं किया। 2 साल गुजरे हैं, 3 साल और गुजर जाएंगे, शायद तब भी ना हो, शायद इतना आसान ना हो। अब क्योंकि ये एक ऐसा खून आशाम निज़ाम है जिसने सबको जकड़ के रखा हुआ है, जिसने सबको कब्जे में रखा हुआ है। और आज का निज़ाम नहीं, बहुत पुराना निज़ाम है जो चलता चला रहा है। लेकिन देखिए, जहां पर जो कन्विक्ट ही ना हो, मिसाल के तौर पर भी जहांगीर तरीन साहब का जिक्र हो रहा था, वो अगले हफ्ते वापस आ जाएंगे। जहांगीर तरीन साहब कन्विक्टेड तो नहीं है ना कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तो कोई क़यामत आ गई, वो वापस आ जाएंगे। उनका एक नाम आया है, नाम अगर उनका आया तो औरों के भी नाम आए, उनका भी एक जिक्र हुआ है उसके अंदर। हो सकता है कि तहकीकात में ये भी कुछ और सामने कई ऐसे लोगों का नाम है जो पहले से ही बाहर हैं। जी देखिए, जो पहले से बाहर है, आप सही फरमा रहे हैं, जो पहले से ही बाहर मौजूद है, तो उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनकी माजरत के साथ जिनकी रिपोर्टें ऐसी थी कि आज इंतकाल हो गया तो कल इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, मैं तो उनके दुआ गूं। लेकिन जिस तरह खौफनाक खबरें आ रही थी कि उनके प्लेटलेट्स ऐसे कम हो रहे हैं कि अगर कल तक ना भेजा उनको तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। पर चहलकदमी भी कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता प्लेटलेट्स ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। आपकी भी दुआ यही है, हमारी भी दुआ यही है, सबकी दुआ यही है। कोई किसी के लिए, हम सब दुआएं ही करते हैं। मगर देखिए, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है इमरान भाई ये कहना कि निज़ाम तब्दील हो जाएगा पहले दौर में। इमरान खान से आप तवक्को देखिए, 92 का वर्ल्ड कप जीतते जीतते बड़ा टाइम लगा है, उसके बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो ये तो नहीं हुआ ना कि टीम बनाकर देकर चले गए तो वर्ल्ड कप भी जीत लिया। आगे आने वाले 99 के अंदर वर्ल्ड कप में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, तमाम चीजें हुई। लेकिन ये होता जरूर है कि आप तब्दीली का आगाज करते हैं। इमरान खान ने कुछ अच्छी बुनियादें रखी हैं, ये नहीं है कि उसने कोई भी बुनियाद ही अच्छी नहीं रखी। एक बुनियाद अच्छी रखी है कि मुअत्तल किया लाइसेंस, पकड़ा उसको, अपनी पार्टी के अंदर लोगों की तहकीकात की, अपनी एमपीएस को फारिग किया खैबर पख्तूनख्वा में, करप्शन के इल्जाम में हुकूमत में होते हुए अपनी एमपीएस को फारिग किया, अपनी एमपीएस पे नजर रखी हुई है, एमएनएस पे नजर रखी हुई है कि कोई करप्शन ना करे। वो कर रहा है, उसको करने दें, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर जाएगा। लेकिन आप ये तवक्को रखिए कि फौरन ही सब कुछ सही हो जाए, ये मुमकिन नहीं है इमरान भाई, मुमकिन नहीं। अच्छा चले, मैं अब जंग साहब, वैसे जब तक बात होती है, बार बार अगर कोई बात करे, ख़ास तौर पे अगर पीएमएलएन बात करे जहांगीर तरीन की, तो फिर पीएमएलएन को हमें ये हल्फन बताना चाहिए कि जहांगीर तरीन पहले वापस आएगा या इसहाक डार पहले वापस आएगा। इसका जवाब वो नहीं देते हमें जब हम उनसे पूछते हैं तो। अब जन साहब वज़ीर आज़म सिंध गए हैं और 18वीं तरमीम को वो ऐसे करार दे रहे हैं जैसे कि वज़ीर आला जो है वो एक डिक्टेटर बन जाता है, इतने इख्तियारात, और इस पर वो तनकीद कर रहे हैं, एनएफसी पे वो तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त ये चीज़ें क्या ज़रूरी है, और ऐसा क्या महसूस कर रहा है वफाक कि उसको लगता है कि सूबों को वो कुछ इख्तियारात अब छोड़ने होंगे? देखिए, जो स्पिरिट है आपकी 18वीं तरमीम की, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इस तरमीम के बहुत सारे शिकों के बहुत खिलाफ, और ये तरमीम पिछले दिनों शिकस्त भी खा चुकी है, जो क्योंकि इन्होंने जो जनरल मुशर्रफ के साथ करने की कोशिश की, 2010 में कानून बना के 2007 में जो कुछ हुआ था उसको जुर्म बनाने की कोशिश की। तो ये तरमीम गलतियों से भरी हुई है, इसको दूर करना पड़ेगा आपको, इसको ठीक करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो चीज़ सिंध के बारे में बात हो रही है, ये सिंध में मसला नहीं है, ये पंजाब में भी है, ये बलूचिस्तान में भी है। कि अभी में किसी हद तक इस मसले को सॉल्व किया गया उन्होंने, कि जो एनएफसी अवार्ड है, इसकी स्पिरिट ये है कि जब सूबों को पैसा मिलेगा तो सूबे अपने जो प्रोविंशियल अवार्ड बनाएंगे उसमें डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा मुकर्रर होगा उसमें, और डिस्ट्रिक्ट को पैसा जाएगा। यहाँ पर यह है कि सूबे में सारे जो पैसा है वो सूबे इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। यही हमारी शिकायत शहबाज शरीफ के बारे में थी कि उन्होंने कोई 600-700 अरब रुपया लगा दिया इसके ऊपर, जो ट्रेन थी इसके ऊपर,
जो बाकी जो मसाइल थे दूसरे टेस्टर्स के, उनकी तरफ गौर नहीं किया, हेल्थ की तरफ नहीं गया, एजुकेशन की तरफ नहीं गया। ये उस वक्त भी हम कह रहे थे। ये हालांकि सूबाई चीजें हैं। आज जो तनकीद हो रही है अपनी फेडरल गवर्नमेंट पे, हम तनकीद कर रहे हैं कि जो दिफा पे पैसा खर्च हो रहा है वो सारा पैसा फेडरल गवर्नमेंट से जाना है, कि एजुकेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं रखा। एजुकेशन का सारा पैसा तो चला गया है उनके पास, सूबों के पास। सूबों ने एजुकेशन पे लगाना है पैसा। अगर सूबे वो एजुकेशन में पैसा नहीं लगा रहे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का क्या कसूर है? इसी तरीके से देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात इतने बढ़ा दिए गए हैं कि चीफ मिनिस्टर इस वक्त तकरीबन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मैं उनसे एग्री करता हूं इस बात पे, कि सूबे के जो वजीर आला हैं वो अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि उनकी अपनी पार्टी के लोग उनसे मिलने के लिए उनको तकालीफ होती हैं। और सिंध का तो हाल आप छोड़ ही देना जी, प्राइम मिनिस्टर लाड़काना चले गए हैं। यहाँ के 2 प्राइम मिनिस्टर हुए हमारे पास इस मुल्क में। लाड़काना की हालत आपने पता नहीं देखी कि नहीं देखी। मैं समझता हूं कि शायद पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा हो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, जो इतनी बुरी हालत में हो वहां। और आज जो हालत है वहां पर हर लिहाज से मैं समझता हूँ। और ये बदकिस्मती है कि जैसे ही आप पंजाब से सिंध को, ये नहीं कि पंजाब के हालात को बहुत ज्यादा आसमान पे चले गए, पंजाब के मसाइल अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो ही आप अपर सिंध में दाखिल होते हैं तो आपको एक अजीब तब्दीली नजर आती है। और तब्दीली ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कोई पता नहीं है। गवर्नमेंट इसको खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है किसी को कोई पता नहीं है। ठीक, कराची का हाल आपके सामने है। कराची का मेयर रो रो के मर गया है। और कराची जो किसी जमाने में, आज से 10-15 साल पहले की बात है, यहाँ पे जब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे, यहाँ पे नेमतुल्लाह मरहूम साहब अल्लाह उनके मखलूक फरमाए, वो मेयर थे यहाँ पे, तो कराची देखने वाली जगह थी हमारे लिए। आज वही कराची जो है वो एक अजीब किस्म का शहर बन के रह गया है और कानून लाकानूनियत फिर दोबारा वापस आ रही। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि देखिए सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके पार्टी लीडर ही उनसे पूछ सकते हैं। और पार्टी लीडर जी, मैं बुखारी साहब, आपके ख्याल में सिंध वजह बना है प्राइम मिनिस्टर के इन शिकवों की? ये नहीं, वैसे तो पंजाब में भी मुराद रास और यास्मीन राशिद जो हैं वो वफाक के ही नुमाइंदे हैं, दोनों इमरान खान साहब के करीबी लोग हैं। तो शिकायतें तो यहाँ पे भी कोई बहुत झंडे नहीं गाड़े उन्होंने काम काज के, लेकिन फिर भी 18वीं तरमीम पे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन तो सर आप भी दे दें कि आपके ख्याल में क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके अंदर 20 खराबियां हो सकती हैं और यकीनी तौर पे होंगी, जिसकी निशानदेही भी की है, जन साहब ने भी की है। मेरा सिर्फ एक असूली मसला है, इमरान खान साहब मुझे ये फरमा दीजिए कि जो चीज़ असेंबली के फ्लोर पर कंसेंसस वोट से पास हुई है, जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, आप तस्व्वुर भी कैसे कर सकते हैं उसको चेंज करने का? मैं बताऊं कैसे? हम बुनियादी सर, तौर पर मैं आपको बता देता हूं कैसे। सर थोड़े दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को खैर सगाली के टेलीफोन आए मुख्तलिफ लोगों के, और फिर उनमें बहुत अहम टेलीफोन भी आए। तो शहबाज शरीफ साहब ये 2/3 अक्सरियत भी पूरी करवा देंगे जैसे हमेशा वो मदद करते रहे हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है सर? जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। एक तो खुदा के वास्ते आप ये रविश तरक करें जो इस वक्त पीटीआई की है कि आपसे पूछा जाए कि मौसम का क्या हाल है तो आप कहें जी नवाज शरीफ की वजह से आजकल बारिशें नहीं हो रही हैं। सर खुदा के वास्ते मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा शानदार है, क्या नहीं कहा, वो सारे वो काम करवा देंगे जो उनसे कहा जाएगा। कौन वाकिफ नहीं है उनसे, लेकिन क्या इमरान खान साहब वही काम करवाएंगे जो वो करते रहे हैं? खुदा के लिए ना करें इक्वेट इन दोनों को। मैं आपसे जो गुफ्तगू कर रहा हूं वो ये है कि ये इस तरह नहीं हो सकता। इस तरह करने के नुकसानात माजी में बहुत हुए हैं। खुदा के लिए इन्हें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इसमें खराबियां हैं, इन्हें परफॉर्म करना चाहिए, अगले इलेक्शन को इंश्योर करना चाहिए कि ये जीतें और इतनी मेजॉरिटी इनके पास आए कि ये अंडू करें कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप इस तरह से छेड़ेंगे, मैं फिर हवाला आपको नहीं देना चाहता माजी का, तो उससे गड़बड़ होगी। जो उसकी खामियां हैं उसको अपने एटीट्यूड से, अपने रवैये से, अपोजिशन से बात करने और हाथ मिलाने के लिए तो इमरान खान साहब तैयार नहीं है और तवक्को ये करते हैं कि सिंध उनकी बात सुने। ये नहीं होता ना, कहीं कहां होता है ये? जनरल साहब, जब तक वो इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जब तक उनसे सर इंतहाई मादरत के साथ ऐसी कानून साजियां कहीं भी नहीं होती जैसी पाकिस्तान में होती हैं। एक दिन पहले पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कह रही होती हैं, अगले दिन जाके वोट भी डाल देती हैं। ये पाकिस्तान ऐसा मुल्क है सर जहां पे सारे इकट्ठे खाना खाते हैं,
वोट पूरे होते हैं, वापस जाते हैं, वोट डालते हैं, वापस आते हैं, फिर उतने ही बंदे खाना खाते हैं और सेनेट का चेयरमैन भी बरकरार रहता है। सर ये यहाँ होता है। हमें ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए जो इशारे किसी और तरफ फेंके। खुदा के लिए इमरान, तो सर फिर बात ये है कि फिर तो कानून साजी 18वीं तरमीम का भी कड़वा घूंट कर देंगे शहबाज शरीफ साहब। जी जनरल साहब क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैं जो सर्च कर रहा हूँ ना कि जब से हमारी रवश यही रही है कि जो पार्टी लीडर्स हैं उनके हाथ में इतना ज्यादा कंट्रोल है कि वो जो हमारे 340 या 400 जितने भी हमारे मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में हो या जिस तरीके से प्रोविंशियल असेंबली के हमारे मेंबर्स हैं, उनकी इजाजत के बगैर वो सांस नहीं ले सकते। ये हालत हमने कर दी हुई है अपनी इज्तिमाई दानिश की। मैं ये मानने पर तैयार नहीं हूं कि हमारी नेशनल असेंबली, जिसमें हमने बड़े बड़े लोग इकट्ठे करके भेजे हैं इलेक्ट करके, प्रोविंशियल असेंबली, इनको मामलात की समझ नहीं है। क्या ये मामला फहमी नहीं रखते? क्या इसको आगे लेकर नहीं चल सकते? मैं इस पर बिल्कुल सब मानने को तैयार नहीं हूं। इनको आप इजाजत दें। मैं सिर्फ एक वाकया कोट करना चाहता हूं। बुखारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हम सब, उन्होंने बड़े प्रोग्राम इकट्ठे किए इसके ऊपर। यमन का जब मसला हुआ था उस वक्त लोगों ने अपने पार्टी लीडर्स की जो हदायत दी उससे अलग हटकर बात की, और आज देखिए कि आज वो जो उसने हमारी कौमी असम्बली ने जो फैसला किया था आज वो सही साबित हो रहा है। इनको अब बात तो करने दें, इनसे बात तो करें। ये इज्तिमाई दानिश है कौम की, खुदा के लिए हमें इसको इतनी तहकीर ना करें इनकी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इज्तिमाई दानिश जो है वो किसी एक घर के अंदर, सर एक घर के अंदर हाथ बांध के खड़ी होती है पूरी पॉलिटिकल पार्टी की इज्तिमाई दानिश, और ये तीन चार तो टोटल घर हैं। अब अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें तो क्या दुनिया की कोई ताकत रोक सकती है? दो तिहाई अक्सरियत। इमरान माफी के साथ सूरत हाल दूसरी तरफ भी मुख्तलिफ नहीं है। बनी गाला भी वहां सारे हाथ, तो सर मैंने चार पांच घर कहे, अच्छा रिवाज नहीं पड़ा। सर मैंने 4-5 घर कहे, उनमें एक घर वो वाला भी है। आप उसको क्यों बीच में से निकाल रहे हैं? एक वो घर भी है। मैं लेकिन सर देखें ना, अब बात यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब चाहें तो दुनिया की कौन सी ताकत है कि उनको 18वीं तरमीम खत्म करने से रोक ले? वो तो जब चाहें 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करवा देंगे, और उनको कौन रोकेगा? मैं जनरल साहब ये कह रहा हूं। देखिए बात है, आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैं ये कह रहा हूं कि उनको एंगेज करें। फिर आइन मुकद्दस है, मुकद्दस दस्तावेज है, लेकिन यह आसमानी सहीफा नहीं है। इसमें अगर हमने आज तक 22 तरमीमें कर दी हैं तो 23 में हो सकती है। 18वीं तरमीम के बाद जो 19वीं तरमीम हुई थी उसका खमियाजा भी हम भुगत रहे हैं। तो खुदा के लिए आपके मुल्क में इतने काबिल लोग बैठे हुए हैं, उनको तमाम पार्टियां मिलकर उन पर चंद नामों पर मुत्तफिक हो जाएं, उनको बिठा दें कि जो आपका 1973 का आइन था उसको असली शक्ल में आप बहाल करें, और उसमें उस वक्त से लेके आज तक जो आपके तजुर्बात हैं, आपके सियासी लीडरशिप बैठ के देखे कि क्या क्या इसमें तब्दीलियां कहाँ करने की जरूरत है, और इसको होलिस्टिक व्यू देखें। ठीक है, मैं आमिर भाई एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं कि कनाडा में जो उनका वफाक, उसके उनकी यूनिट्स के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमतें हैं। लेकिन जब वहाँ पे कोरोना आया तो वो सारे के सारे उन्होंने सारे झगड़े छोड़ दिए, और झगड़े छोड़ के वो एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा महसूस हुआ बन गए, और उन्होंने फिर उसको काबू करना शुरू किया, और बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कनाडा ने, और ये आप चेक कर सकते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध का 2 अलग अलग ओपिनियंस के साथ होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग बेशक मरें, कोई पॉलिसी ना बना पाएं, यकसुई ना हासिल हो सके? ब्रेक के बाद सर मुझे इस पे जवाब दे दें आप, हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आमिर भाई, मैं सवाल छोड़ के गया था, सूबे और वफाक की चपकलिश में लोग कितने नजरअंदाज हो रहे हैं इस इशू के बारे में। खान साहब का एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो है, उनका अपना एक प्रॉब्लम है कि वो जिसको गलत समझते हैं फिर वो कहते हैं गलत है भाई, और वो फिर खुल के कहते हैं, अंदर बाहर वो रखते नहीं हैं। अब लेकिन सर देखें, अब पॉलिटिक्स के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको बाद का थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। आप दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन ये रवैयों पर मुनहसर होता है। अगर आप एक कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हों और साथ बैठकर आप वही बात कर रहे हो जो वज़ीर आज़म कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर जाकर कुछ और करें, कोविड-19 के मास्क आपको दिए गए वो यहाँ पर आप ले लें, आपको पैसे दिए गए, आप आप हर चीज़ को आप मुनकिर उसके होते चले जाएं,
आपको वजीर आजम आपसे हाथ मिलाने के लिए, आप उसके इस्तकबाल तक तो करने जाए नहीं, आप उसको रिसीव तक तो करने के लिए तैयार ना हो, और फिर आप ये कह दें कि नहीं वो हमें मना कर दिया। कौन मना करता है? कितनी झूठी बात है। कोई मना करेगा कि आप इस्तकबाल करने ना आए? कोई ऐसा करेगा? वजीर आजम कहेगा आप इस्तकबाल करने आए? नहीं, आप इन बजट रख लिया, आप बजट एक दिन आप ये रातों रात आपने तैयार किया कि 1-2 दिन बाद था बजट जो पेश करना था, आपने उसी दिन तकरीर रख दी बजट की, जी मैं तो नहीं आ सकता। इससे पहले जो वाकयात हुए तो इमरान खान साहब को कभी रिसीव नहीं किया वजीर आला ने। तो यहां पर वजीर आला का रवैया भी देखना होगा। जिस अंदाज से वजीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस अंदाज से वो बात करते हैं, अगर वो एक वजीर आला का अंदाज होता है। अगर आपको एक विफाक के साथ तमाम सूबों को मिलकर चलना है तो आपकी मीटिंग होती है, इजलास होता है, वहां पर आप यस कहकर आते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम उसी तरह करेंगे। उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और कह देते हैं। तो ये तकलीफ पहुंचाती है बात, ये दर्द पहुंचाती है बात। फिर आपके साथ आपके मामलात में कौन सी मदाखलत की है? सिंध के किस मामले में विफाक ने मदाखलत की है? जो आप चाहते हैं वो कर रहे हैं। आप चाहते हैं लॉकडाउन हो, लॉकडाउन हो। आप चाहते हैं बंद कर दो, बंद कर दें, आप अपनी मर्जी। तो देखिए यहां इमरान खान का कसूर नहीं है। इसी तरह मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा, इसको भी जरा आप मद्देनजर रखें। बुखारी साहब हमारे उस्ताद मोहतरम है, जनरल, हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है। मेरे तो खैर उस्ताद है बुखारी साहब ने जिस तरह बयान किया है कि बिल्कुल उसी तरह होता है जो असेंबली का तरीक़ेकार है। 8वीं तरमीम हो, 12वीं हो, 13वीं हो, 15वीं हो, 18वीं हो या 19वीं हो, ये तमाम तरामीम असेंबली से ही बाद में इनको वापस किया गया था। तो अगर असेंबली कोई अपना फोकस करती है और असेंबली फोकस करके तरमीम को वापस कर देती है तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। ये तो एक कानून साजी होगी, और कानून साजी हो सकता है जो जिन्होंने तरमीम की थी, जिन्होंने 18वीं तरमीम की थी, उनमें से एक साहब तो नाअहल ही हो चुके हैं ना। वो तो नाअहल ही निकले, वो तो ऐसे नाअहल निकले कि जिनको अदालत ने करार दिया कि भाई आपका इकामा भी गलत हो। तो अगर ये तरमीम हो जाए, 18वीं तरमीम में कुछ मामलात ऐसे हैं। ये बुखारी साहब का पॉइंट तो ऐड करवा लें। बुखारी साहब कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऐड करवा लें। वापस आ जाए आमिर भाई वापस आ जाए। तो चलिए बता दें। अच्छा ओके जी बुखारी साहब, जो सूरत हाल बयान की है आमिर लियाकत साहब ने, बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल कोई दो राय उसके बारे में नहीं हो सकती कि किसी चीफ मिनिस्टर का ये रवैया नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ी सी जरा पीछे की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि सिंध की हुकूमत को मुंतखब हुए 2 महीने हुए नहीं थे तो गवर्नर रूल की गुफ्तगू शुरू कर दी वहाँ की PTI की क़यादत ने। अभी 6 महीने नहीं हुए थे तो कहा आर्टिकल 149 लगा दें यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरेशन को इख्तियार देता है। फिर आपने कहा नहीं फॉरवर्ड ब्लॉक बुलाएंगे हम तो यहाँ से। फिर आपने कहा GDA के साथ इत्तेहाद हमने इसलिए किया कि यहाँ से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। जब इस तरह की रिलेशनशिप को आप इक्वेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो दूसरी तरफ से सिर्फ ख्वाहिश करना कि या तवक्को रखना कि वो कोई अच्छा जेस्चर आएगा। मैंने शुरू में कहा था अपनी गुफ्तगू के कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का ये रवैया, ये एरोगेंस ना होती कि वो अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, और आज तक नहीं मिला के दिया उन्होंने, वो करप्ट है, वो चाहे कुछ है, इलेक्ट होकर असेंबली में तो मौजूद है ना। जी डॉक्टर साहब चले जवाब लें। मैंने बड़ा किया डॉक्टर साहब को जवाब। बुखारी साहब मैं इसी बात की गवाही देता हूं जो आप फरमा रहे हैं। मैं यही तो कहता हूं, मैं यही तो अर्ज करता हूं कि हमने ऑपोजिशन के साथ हमारी कोई मज़ाकराती टीम ऐसी नहीं बन सकी। हमने अब तक फोकस सियासी मामलात पर नहीं किया। मैं हर प्रोग्राम में इमरान भाई के यही कहता आया हूं कि अगर वज़रा और मुशीरों के अच्छे लोग होते, अगर पॉलिटिकल सोच रखने वाले होते तो कम से कम ये ऑपोजिशन से हाथ भी मिलाते, बातों में भी लगाते। जमहूरियत ऐसे ही चलती है, बातों में लगाते ही बात चलते हैं कि यहां तक तुमको लगा लाए बातों में, कुछ और गिर जाओगे 2-4 मुलाकातों में। चलें सर, ये देखें ना आमिर भैया, आपने अपने उस्ताद को कितना खुश कर दिया, वो थम्स अप कर रहे हैं आपके लिए। मैं जनरल साहब इमरान फारूक बात ठीक कर रहे हैं, इमरान फारूक बात ठीक कर रहे हैं, तो उस्ताद तभी खुश होगा ना जब शागिर्द बात ठीक करेगा। तो मैं इमरान फारूक कत्ल केस के ऊपर, शागिर्द नहीं है वो, खुदा के लिए वो बड़ी काबिल एहतराम सर, हम सारे आपके शागिर्द हैं, आपको सर पता नहीं चल रहा, आपको पता नहीं चल रहा, हम सारे आपके शागिर्द हैं सर, आपके शागिर्दों के शागिर्द। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, आप मुझे बिला वजह इज्जत देना चाहते हैं तो मैं इमरान फारूक कत्ल केस में देखें जनरल साहब, बाज़ औक़ात सच कितनी देर बाद आता है कि उसके असरात ही खत्म हो जाते हैं। कि अल्ताफ हुसैन पे जाके खुरा निकला अदालत में, और उस वक्त इंसाफ हो रहा है जब तकरीबन इंसाफ हो चुका है। सर, अगर इस तरीके से सिस्टम इंसाफ देगा तो फिर तो हमारे बच्चे इंसाफ देखेंगे, आने वाली नस्लें इंसाफ देखेंगी, शायद वो भी। इसकी भी गारंटी नहीं है। ये जो हम सब एक ही कर रहे हैं,
बात हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, दुनिया किस स्पीड से आगे जा रही है, मसाइल किस स्पीड से उभर रहे हैं, उनका सोल्यूशन किस स्पीड से हो रहा है, और यहीं पे आके हमारा सिस्टम अटक गया है। हमारा सिस्टम अभी 80 की दहाई में फंसा हुआ है और उससे आगे निकलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने सिस्टम ये कन्फिगर किया है उनका फायदा इसी में है। आज के दिन की डिमांड क्या है? एवरीथिंग ऑन द फिंगर टिप। आप एक मोबाइल फोन पे बैठे पूरी दुनिया से आप सब कुछ कर रहे हैं आप उससे। तो आपका अदालती निज़ाम, हम क्यों इसको आज इस स्पीड पे जहां तक लेकर क्यों नहीं आ सके इसमें? अब क्या वजह है कि हमारे अदालती निज़ाम में इतने सुकम हैं कि एक केस को लोग, अब देखिए यहीं पे हमारी बदकिस्मती से मिसालें हैं ना, कि बंदा फौत हो गया, फांसी हो गई, बाद में पता चला जी उसको तो ये सजाई गलत मिली है उसको। जन साहब मुझे छोटी सी एक छोटा, मैं जन साहब आपका छोटा सा एक एक्सपीरियंस मुझे बताएं, अगर 4 साल पहले या 5 साल पहले ये सजा दे के अल्ताफ हुसैन के ऊपर ये कत्ल डाला होता तो इस वक्त कराची की क्या हालत होती है आप मुझे बता दें। क्या हर गली में, हर सड़क पे आग ना लगी हुई होती? क्या कोई अभी तक दर्जनों बंदे ना मर गए होते कराची में? पहले एक आदमी को आपको कमजोर करना पड़ा, उसके बाद आप सजा दे सकें या नाम ले सकें। ताकतवर के खिलाफ आज भी पाकिस्तान में कोई आवाज नहीं उठा सकता। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग सर। देखिए फिर वही हम बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया कहां पहुंच गई है। आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे को चिल्ला रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे पसंद नहीं करते, इनके खिलाफ जा रहे हैं। वो सारा जो दुनिया का सो कॉल्ड सबसे ताकतवर तरीन शख्स है वो इस वक्त बिलबिला रहा है सारा। तो आपके सिस्टम की अपनी सकत नहीं है, इस सिस्टम को आप सकत दें, इस सिस्टम को मजबूत करें, इसको तब्दील करें। दो कत्ल ऐसे और है जिनकी तहकीकात होनी चाहिए जी, दो कत्ल और है जिनकी तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे एक अजीम अहमद तारिक और एक एसएम तारिक, उनके कत्ल की भी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस फैसले से अल्ताफ हुसैन फिर बच गया, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अब वहां तहकीकात खत्म कर देगी। तो फिर यहां तो असल जो कत्ल के पीछे एक शख्स था, उस शख्स को तो बचा लिया गया, मगर एसएम तारिक और अजीम तारिक के अगर खुर्रे में लाए जाए तो अल्ताफ हुसैन को पकड़ा जा सकता है। अब मॉडल टाउन को भी, बुखारी साहब मॉडल टाउन को भी 6 साल हो गए हैं, आज 6 साल हो गए। जी बिल्कुल 6 साल हो गए हैं। आप बिल्कुल दुहाई देते रहे, वहां पर दुहाई देते रहे, वो वहां पर इसका इंसाफ होना चाहिए। ताहिरुल कादरी साहब दुहाई देते रहे, किसी ने नहीं सुना। जी बिल्कुल ठीक है, वो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जो माजी से हम इनहेरिट कर रहे हैं वही हम खुद करते जा रहे हैं। साहिवाल का क्या हुआ जनाब, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड पे आके कहा था कि इनको मैं दिनों में इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। अगर हम ये मिसाल दे देते, बना देते, तो हम सियालकोट का क्या हुआ आपको याद नहीं है? तो यही तो सबसे बड़ा है कि स्टेटस को जो था हम उसका हिस्सा बन गए, जिसको खत्म करने आए थे। कराची में 12 मई को क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने देखा। अभी हमारे पास खत्म हो गया बल्दिया टाउन का है। उजैर बलोच की जेआईटी अदालत कहती है खोलो, गवर्नमेंट वहां की खोलती नहीं है। कम से कम वो तो खुलवा दें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, कल मुलाकात अगले हफ्ते होती है। अल्लाह हाफिज़।